शुरुआत कर रहा हूं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर यह है कि रेल मंत्री एक्शन में। हादसे के बाद से रेल मंत्री घटना स्थल पर मौजूद थे, वहां पहुंचे और अब तक डटे हैं। लोग उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं, कह रहे हैं भाई रेल मंत्री इस्तीफा दे। कुछ लोग रेल मंत्री के साथ खड़े हैं कि रेल मंत्री आखिर तक डटे हुए। और ऐसा रेल मंत्री लोगों का कहना है पहले नहीं देखा है जो घटना स्थल पर मौजूद हो। अगली तस्वीर दिखाई जरा। रेल मंत्री साइट पर पहुंचे, रेल मंत्री अभी तक वहां डटे हैं। ये देख रहे हैं तस्वीरें। रेल मंत्री ने पहले रेस्क्यू कराया, फिर बोगियों को हटवाया, ट्रैक साफ किए। लोग एक वर्ग कह रहा है कि इस्तीफा देना चाहिए रेल मंत्री को, एक वर्ग कह रहा है कि रेल मंत्री ने जो मेहनत की है उसके बाद इस्तीफे की जरूरत नहीं है। इसलिए रेल मंत्री की कुछ तस्वीरें वो सबसे ज्यादा वायरल है। अब यह फैसला देश की जनता को करना है कि रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ओडिशा के बालासोर में रेल हादसे के बाद विपक्ष रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तस्वीरें छाई हुई है। हादसे के बाद वैष्णव मौके पर डटे हैं और इसकी जमकर तारीफ हो रही है। ग्राउंड जीरो से रेल मंत्री की यह तस्वीर सबसे ज्यादा वायरल हुई। सोशल मीडिया पर रेल मंत्री की यह तस्वीर छाई हुई। इस पर लोग रेल मंत्री की जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। ओडिशा में हादसे के बाद किस तरह रेल मंत्री लगातार मौके पर हैं और वहां एक एक काम का जायजा ले रहे हैं। रेल पटरी से लेकर राहत और बचाव के काम को देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर रेल मंत्री की एक और तस्वीर वायरल। रेल मंत्री की यह तस्वीर हादसे की रात रेल मंत्री अधिकारियों के साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं मंत्री जी यहां सिर्फ 15 मिनट के लिए नहीं आए, बल्कि पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन से लेकर ट्रैक की मरम्मत का काम रेल मंत्री देख रहे हैं। अब यह देश के लोगों को तय करना है कि रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए। तो इस बीच अश्विनी वैष्णव की एक और तस्वीर वायरल है। सोचिए तपती गर्मी में रेल मंत्री एनडीआरएफ रेलवे के कर्मचारियों के साथ डटे हैं। इतनी गर्मी है कि वहां बहुत से पत्रकार थे, उनकी तबीयत तक खराब हो गई, लेकिन इन कर्मचारियों ने वहां काम शुरू किया, काम जारी रखा। अब तक कर रहे थे तो रेल मंत्री उन कर्मचारियों का आत्मविश्वास बढ़ा रहे थे। इस दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे भी लगाए गए। रेल मंत्री मौके पर रहकर रेल कर्मचारियों का हौसला और उत्साह बढ़ा रहे। लोग कह रहे हैं कि रेल मंत्री हो तो ऐसा। सुनिए जरा। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की, वंदे। रेल मंत्री के मौके पर रहने का असर भी हुआ। रेस्क्यू से लेकर ट्रैक का काम बेहद तेजी से पूरा हो गया। उसी ट्रैक से ट्रेनों की आवाजाही भी शुरू हो गई है। इस दौरान भी रेल मंत्री मौके पर मौजूद रहे, लोगों को अभिवादन किया, भगवान का शुक्रिया भी अदा किया और रेल मंत्री ये सब करते हुए नजर आए। मंत्री जी के इस्तीफे की मांग के बीच सोशल मीडिया पर अश्विनी वैष्णव को लेकर लोग कमेंट कर रहे हैं। लोग अगर उनके विरोध में लिख रहे हैं तो उनके पक्ष में लिखने वाले, उनकी तारीफ में लिखने वाले भी हजारों लाखों लोग हैं। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, दिखाने जा रहा हूं कि लोग क्या लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर। रेल मंत्री की जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है, देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं, ये रेल मंत्री की तस्वीर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है, जिसमें वो बैठे हुए थे सीढ़ियों पर। अंकित मिश्रा ने लिखा, संकट में हारे हुए ही निकलते हैं, आप अंत तक वहीं रहे, आप इस्तीफा देकर भागे नहीं, भारत की जनता को आप पर पूरा भरोसा है। हार्दिक ने लिखा है, लीजिए दूसरी लाइन भी शुरू हो गई है रेल की। रेल मंत्री जी के साथ तमाम कर्मवीरों को धन्यवाद, जिन्होंने कम समय में असंभव को संभव कर दिखाया। विकास ने लिखा, आपका अथक प्रयास और आपके दिन रात के परिश्रम को हम सभी ने देखा है, हमें हमारे रेल मंत्री पर बहुत फक्र है। शशांक शर्मा ने लिखा, ऐसे हैं मोदी सरकार के मंत्री, 24x7 काम करते हैं, 24 घंटे 7 दिन काम करते हैं। आप सिर्फ 15 मिनट के लिए मौके पर नहीं गए, लगातार 2 दिन तक वहां रहे और आगे बढ़कर नेतृत्व करने के लिए शुक्रिया।
अरविंद ने लिखा, अगर आप देश के रेल मंत्री होते तो क्या करते? लोगों से पूछ रहे हैं। रेल मंत्री शानदार काम कर रहे हैं, इस घड़ी में वहां डटे हुए, देश के लोग उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं। मनीष ने लिखा, सर अब आप कुछ आराम कर लें, घटना के बाद से आप लगातार डटे हुए हैं। बसंत ने लिखा, हम भाग्यशाली हैं कि वैष्णव जैसे ईमानदार और समर्पित राजनेता हमारे पास हैं। रश्मि ने लिखा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस, ना घबरा, अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। यह अश्विनी वैष्णव के लिए ट्वीट किया गया। आइए अब मैं सुनवाता हूं आपको, रेल मंत्री को सुनिए जरा। इन परिस्थितियों में भी उन्होंने हौसला नहीं खोया और बाकियों का हौसला भी बांध कर रखा है। क्या कुछ कह रहे हैं? जो इंडिपेंडेंट बॉडी है कमिश्नर रेल सेफ्टी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है। मेरा इस वक्त कमेंट करना ठीक नहीं होगा। लेट दी इंक्वायरी रिपोर्ट कम आउट, बट द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट हैज बीन आइडेंटिफाइड एंड द पीपल रिस्पॉन्सिबल हैव बीन आइडेंटिफाइड। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि रेल मंत्री पर जिसे जो कहना है कह ले, जिन्हें इस्तीफा मांगना है वो इस्तीफा मांग सकते हैं, जो जिन्हें विरोध करना है विरोध कर सकते हैं, लेकिन वो ये तस्वीर भी उन्हें देखनी चाहिए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सबसे ज्यादा वायरल है। बालासोर हादसे के बाद एक्शन में रेल मंत्री, मौके पर लगातार डटे हुए अश्विनी वैष्णव। विपक्ष ने रेल मंत्री का इस्तीफा मांगा। अश्विनी वैष्णव की कई तस्वीरें वायरल हैं। तस्वीरों से विपक्ष को वो जवाब दे रहे हैं। रेल मंत्री के कामकाज को लोग गिना रहे हैं। ट्रेन के नीचे मुआयना करते रेल मंत्री नजर आए। रात में अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। लगातार रेल ट्रैक पर ही दिख रहे हैं अश्विनी वैष्णव। घायलों का हाल जानने अस्पताल गए, रेस्क्यू ऑपरेशन का भी जायजा लिया। रेलवे ट्रैक पर काम की निगरानी भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को घटना की पल पल की अपडेट दे रहे हैं। उड़ीसा से ही राज्यसभा के सांसद हैं अश्विनी वैष्णव। सियासत में आने से पहले एक बड़े आईएएस अधिकारी थे। 1994 बैच के आईएएस अधिकारी रहे। वैष्णव की ऑल इंडिया रैंकिंग 27 थी। बालासोर और कटक में पहले काम कर चुके हैं। यहां कलेक्टर के तौर पर तैनात थे अश्विनी वैष्णव। एक बेहद तेजतर्रार अधिकारी के तौर पर उनकी पहचान है। आईआईटी कानपुर से वैष्णव ने एमटेक किया है। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री ली है उन्होंने और अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में उप सचिव नियुक्त हुए थे। इसके बाद वाजपेयी जी के निजी सचिव भी रहे। ये उनके बारे में जानकारी और ये तस्वीरों के बाद लोग अश्विनी वैष्णव की प्रशंसा कर रहे हैं। हम खुद ग्राउंड पर गए। ग्राउंड पर जाने के बाद हमने लोगों से पूछा जो वहां मौजूद थे, जहां हादसा हुआ है, वहां के स्थानीय लोग जो रेल मंत्री को 24/7 वहीं रेलवे ट्रैक पर देख रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं रेल मंत्री के बारे में, उनसे पूछिए। मैंने अपने जीवन में इतना काम करने वाला कोई भी मिनिस्टर और स्पेशली रेल मिनिस्टर तो मैंने नहीं देखा, क्योंकि जिस डेडिकेशन के साथ, जिस पैशन के साथ हमारे वैष्णव जी ने काम किया है, उस डेडिकेशन के साथ शायद ही कोई मंत्री करेंगे। क्योंकि मैंने उनको जब भी देखा है धूप में ही पाया है। कभी उन्होंने कोई शेड या किसी टेंट के नीचे बैठ के नहीं, जो भी काम कर रहे थे वर्कर्स, उनको मोटिवेट करते हुए, उनको साथ में लेते हुए, हर डिपार्टमेंट का जायजा लेते हुए। इवन मैंने देखा उनको एक टाइम पे वो बैठे रहे वहाँ पे जो कंक्रीट है उसके ऊपर बैठ कर के जायजा लेते हुए मैंने उनको देखा। मेरे ख्याल से सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि इतनी जल्दी से यहाँ पर लाइन क्लियर कराना और यहाँ के पैसेंजर वगैरह जितना भी है उन लोगों को यहाँ पर सुख सुविधा दिए वगैरह, और एक्सीडेंट होने के बाद में भी कई लोगों को यहाँ पे पूरी फैसिलिटी मिली। तो सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। उनका तो काम बहुत अच्छा लगा। उन धूप में खड़े होकर एक 52 घंटे में काम पूरी कर दिया और उनका तो सैल्यूट मारते हैं हम। ऐसे ही रेल मंत्री का भी नहीं देखे हमने। बहुत अच्छे रेल मंत्री हैं। उनका काम अच्छा लगा। वो तो धूप में खड़ा होकर काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। अश्विनी वैष्णव सर वो बहुत कम समय में जो काम करके गए हैं सर, बहुत अच्छा काम किया है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं देश के कुछ और रेल मंत्री। आप मांग सकते हैं अश्विनी वैष्णव से इस्तीफा। देश के रेल मंत्री रहे लालू प्रसाद यादव, इनके वक्त में भी हादसे हुए। रेल मंत्री रही ममता बनर्जी, इनके वक्त में भी हादसे हुए। नीतीश कुमार भी रेल मंत्री रहे, इनके वक्त में भी हादसे हुए। अब दरअसल मैं आपको सबका चार्ट दिखाने जा रहा हूं। इनके वक्त में जो हादसे हुए हैं, उन हादसों में कितनी जानें गई हैं, उन हादसों में कितने लोगों की मौत हुई है,
ये रिपोर्ट कार्ड भी देख लीजिए जो बताएगा आपको खुद कि कौन कितने पानी में था अपने दौर में, किसने कौन सा कीर्तिमान स्थापित किया है। सबसे पहले लालू प्रसाद यादव की बात करता हूं। लालू मनमोहन सरकार में रेल मंत्री थे, 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था, यानी बीच में इस्तीफा नहीं दिया। लालू के कार्यकाल में कुल 51 हादसे हुए थे, 51। जान देखिए कितनी गई, 1159 लोगों की जान गई, कोई इस्तीफा नहीं। ट्रेन की पटरी से उतरने की 550 घटनाएं हुई थी। नीतीश कुमार भी रेल मंत्री रहे और अटल बिहारी वाजपेयी ने नीतीश कुमार को रेल मंत्री बनाया था। इनके कार्यकाल में 79 रेल दुर्घटनाएं हुई, 1507 यानी 1527 लोगों की जान गई थी। सबसे बड़ा गैसल ट्रेन हादसा हुआ नीतीश के दौर में, 285 लोगों की मौत हो गई थी इसमें। 1000 से ज्यादा ट्रेनें पटरी से उतरी नीतीश कुमार की दौर में। ममता बनर्जी भी रेल मंत्री रही। ममता बनर्जी एनडीए सरकार में रेल मंत्री थी, उनके कार्यकाल में 54 रेल दुर्घटनाएं हुई। इन हादसों में 1451 लोगों की मौत हुई, कोई इस्तीफा तो मुझे याद नहीं। ट्रेन डीरेल की 839 घटनाएं हुई थी, बावजूद इसके टीएमसी हमलावर है, रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, सवाल यह है कि हादसे के बाद काम कैसे शुरू हुआ। दुर्घटनाएं बेशक न रुकी हो, लेकिन आप हादसे की तस्वीर देख रहे हैं। ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे, देखकर लग रहा था कि कम से कम 1 हफ्ते तक ये यहां से ट्रैक साफ नहीं होगा। 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त लगना चाहिए जिस तरह का ये हादसा है। लेकिन तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं सिर्फ 2 दिन में। अगली तस्वीर दिखाई, ये 2 दिन की तस्वीर आप देख रहे हैं। 2 दिन में पूरा ट्रैक क्लियर हो गया, ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। रेल मंत्री खुद वहीं खड़े थे, संभव है उनकी मौजूदगी में तीव्रता आई होगी काम में, इसीलिए रेलवे ट्रैक जल्दी से जल्दी खाली हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूं, अब यहां से ट्रेन गुजरने लगी, ये देख रहे हैं। एम्बियंस दीजिए, फुल स्क्रीन लीजिए। रेल मंत्री खुद खड़े हैं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। रेल मंत्री खड़े हैं और उस जगह से ट्रेन गुजर रही है जहां हादसा हुआ, यानी वहां परिचालन शुरू हो चुका है। रेल मंत्री की उपस्थिति में यह परिचालन शुरू हुआ है। लेकिन अब इस पूरे मामले में सीबीआई की एंट्री हो गई है, क्योंकि हादसे के जो मास्टरमाइंड, इस घटना को अंजाम कर देने वाले जो दोषी हैं, जो गुनहगार हैं, वो बख्शे नहीं जाएंगे। मास्टरमाइंड आगे आगे तो सीबीआई पीछे पीछे है। रिपोर्ट देखिए जरा। 275 मौतों के गुनहगार का हिसाब होना तय है। उड़ीसा में हुए रेल हादसे की जांच की कमान अब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई ने ले ली है। आखिर हादसे का जिम्मेदार कौन है? किसकी साजिश ने सैकड़ों लोगों को मौत के मुंह में ढकेल दिया? लाखों की चीखों, आंसुओं और जिंदगी भर के लिए मिले गम का सीबीआई पूरा हिसाब किताब करेगी। आखिर कौन है इसके पीछे का मास्टरमाइंड? किसकी साजिश के चलते इतना दर्दनाक और भयानक मंजर देखने को लोग मजबूर हुए? सीबीआई का रिकॉर्ड बताता है कि अब यह सच लोगों के सामने जरूर आएगा। और आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं, गुनाहगार पकड़े जाएंगे। इस साजिश, इस षड्यंत्र में जो भी शामिल था, जिसने ये सारा खेल किया है, वो अब ज्यादा दिन बचने वाला नहीं है। 275 मौतों का जिम्मेदार और गुनहगार वही है। सीबीआई ने अब इस इन्वेस्टिगेशन को अपने हाथ में ले लिया है। ओडिशा रेल हादसे की जांच अब सीबीआई करेगी। और आपको बताऊं, रेल हादसा कैसे हुआ इसका पता लगाना सीबीआई का काम है। जांच 2 खास मुद्दों के इर्द गिर्द टिकी रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट मशीन को लेकर जांच हो रही है। मैं आगे आपको बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट मशीन क्या होती है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम की भी जांच होगी। क्या पॉइंट मशीन की सेटिंग बदल दी गई थी? यह सेटिंग कैसे और क्यों बदली गई, इसकी भी जांच होगी। क्या इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में छेड़छाड़ हुई? यह छेड़छाड़ किसने की और कैसे की गई? क्या पटरी पर तोड़फोड़ की गई? इसकी भी जांच होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। हादसे में साजिश, लापरवाही का एंगल। हादसे के बाद सियासी बवाल और सवाल भी खड़े हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सीबीआई को सौंपी गई है। रेलवे बोर्ड ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है।
सुनिए जरा। लेकिन विडंबना यह है कि सीबीआई की जांच हो तो विपक्ष पूछ रहा है क्यों हो रही है, ना होती तो विपक्ष पूछता क्यों नहीं हो रही है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ये इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट मशीन होती क्या है, जिसका मैंने जिक्र किया शुरू में। इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट मशीन, आपको उसके बारे में बताऊंगा, आप समझ जाएंगे कि इसके साथ छेड़छाड़ हुई है। ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि आखिर इंटरलॉकिंग कैसे होती है। ये इंटरलॉकिंग होती है और इस इंटरलॉकिंग के जरिए ही दरअसल ये सारी छेड़छाड़ होती है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर बालासोर में जो साजिश हुई है, इस साजिश के बारे में कैसे खुलासा होगा, क्या साजिश हुई है, यह भी जरा समझ लीजिए। तो साजिश, अब आप देख रहे हैं कैसे हुई है साजिश। ये 3 ट्रैक थे, आपके सामने नजर आ रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है, जब 3 ट्रैक थे और 3 ट्रैक के दौरान पहले रेड सिग्नल हुआ, उसके बाद अचानक ग्रीन सिग्नल हो गया और गाड़ी आगे बढ़ गई, तो किसने इसे ग्रीन से रेड कर दिया? अब ग्रीन से रेड का मतलब क्या है? बालासोर में हादसे को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि जब ट्रैक पर मालगाड़ी थी तो कोरोमंडल उस ट्रैक पर कैसे चली गई? सवाल यह कि कोरोमंडल का ग्रीन सिग्नल जो पहले था वो रेड कैसे हो गया? क्योंकि जब तक ग्रीन था तो वो मेन लाइन से निकल जाती आगे, और ग्रीन से रेड हो गया तो उसने लूप लाइन में ले लिया। तो किसने ग्रीन से रेड कर दिया? हादसे के बाद तीनों ट्रैक पर ट्रेन की बोगियां आ गई। जब बोगियां तीनों ट्रैक पर आ गई, 2 ट्रेनों के हादसे के बाद ट्रैक तीनों भर गए, तो तीसरी ट्रेन को उस ट्रैक में घुसने की इजाजत कैसे मिल गई? जीपीएस मॉनिटरिंग में ट्रेन हादसे का पता क्यों नहीं लग पाया? आखिर स्टेशन पास था तो ट्रेनों की रफ्तार तेज क्यों थी? क्या दुरंतो एक्सप्रेस का ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम फेल हो गया था? ये सारे जांच में पता चलेंगे। और क्या रेल में कोई क्रैक था या फिर फिश प्लेट ढीली थी? ये वो सवाल है। रेल मंत्री ने साजिश की तरफ इशारा किया है और उन्होंने हादसे की ठोस वजह बताई थी। इसमें शामिल लोगों के आपराधिक कृत्यों की पहचान का दावा किया है। रेल अधिकारी ने भी पटरी पर तोड़फोड़ की आशंका जताई। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में छेड़छाड़ की आशंका है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के दौरान बदलाव से हादसा हुआ है। ये किसने किया, कैसे हुआ, इसका पता लगाया जाएगा। पॉइंट मशीन की सेटिंग बदले जाने की भी आशंका है। ट्रेन हादसे को लेकर पूछताछ जारी है। स्टेशन मास्टर से 6 घंटे तक पूछताछ हुई। कमिश्नर रेलवे सेफ्टी, रेलवे बोर्ड पूछताछ कर रही है। आइए आपको सुनवाता हूं। हमारे रिपोर्टर तनीषा ग्राउंड जीरो पर गई। जिस इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट मशीन की बात हो रही है, आज से पहले शायद आपने नहीं देखी होगी। जिस इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट मशीन को जिम्मेदार बताया जा रहा है कि उसमें छेड़छाड़ की गई है, आप देखिए जरा वो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट मशीन। आपको एक रेलवे के कर्मचारी खुद समझाएंगे, सुनिए जरा। हमें वो आपकी जो छड़ी थी उससे बताइए, ये जो हमारा ये है, ये जो लाइन है किस तरीके की लाइन है, क्या बताते हैं? जो रेड येलो लाइंस है वो क्या दिखा रहे हैं? हमारा यहाँ 6 ठो लाइन दिखा रहा है। लाइन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये जो रेड दिखा रहा, इसका अंदर में कोई गाड़ी है। ये रेड इसका अंदर में कोई गाड़ी है। आप अभी चाहेंगे तो कोई भी गाड़ी उसका अंदर इन नहीं हो सकता, सिग्नल नहीं हो सकता। नंबर 2, ये जो है दिखा रहे हैं अभी हम लोग का नॉर्मल है। इसका अंदर में हम अभी गाड़ी सिग्नल में थ्रू भी कर सकते हैं, एडमिट भी कर सकते हैं। ये गाड़ी में ये नॉर्मली सिग्नल नहीं होगा। तो हमें बताइए वो जो कोरोमंडल एक्सप्रेस थी वो किस लाइन से गई थी? आप कह रहे हैं यहाँ पे 6 लाइन है। जो कोरोमंडल एक्सप्रेस थी वो किस लाइन से गई थी? एक्सप्रेस जनरली 2 नंबर में जाता है, यहाँ खड़ा होता है और हमारा शेड्यूल स्टॉपेज 5 मिनट है। यहाँ 5 मिनट स्टॉपेज होता है। 5 मिनट स्टॉपेज के बाद यहाँ से गाड़ी छूटता है और उस दिन ऐसे भी गया था। अब ममता बनर्जी ने कहा कि अगर कवच होता, कवच मैंने पहले दिन आपको बताया, कवच होता तो यह हादसा नहीं होता। कवच सिस्टम क्या वाकई होता तो यह हादसा नहीं होता? मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये जिस तरह का हादसा है, यहां कवच भी लगा होता तब भी यह हादसा होता। देखिए जरा, ये मैं क्यों कह रहा हूं। ये ट्रेन गुजर रही है, आपको बताऊंगा कवच काम क्या करता है। दरअसल कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन की सुरक्षा का सिस्टम है। मतलब ट्रेन को हादसे से रोकने की तकनीक। यह ट्रैक, स्टेशन और सिग्नल से जुड़ा होता है। हर स्टेशन पर 1 किलोमीटर की दूरी पर यह लगा होता है।
जैसे ही कोई ट्रेन ड्राइवर सिग्नल तोड़कर आगे बढ़ता है, सिग्नल एक ट्रैक पर तोड़ेगा, उसी ट्रैक पर सिग्नल तोड़कर आगे बढ़ेगा तो कवच तकनीक काम करेगी फौरन, और सिस्टम ट्रेन ड्राइवर को पहले अलर्ट भेजेगा कि तुमने अपनी लाइट जंप करके आगे बढ़ गए हो। फिर ट्रेन के ब्रेक का नियंत्रण भी हासिल कर लेगा, उस ट्रेन पर ब्रेक लग जाएगा उसी ट्रैक पर, उसी ट्रेन में। मतलब जैसे ही पता चलेगा कि एक ट्रैक पर दो ट्रेनें हैं, एक ट्रैक पर दो ट्रेनें हैं, तो कवच सिस्टम सुरक्षित पूरे दूरी पर ट्रेनों को रोक देगा। यानी दो ट्रेनें एक ही ट्रैक पर हैं तो आमने सामने नहीं लड़ेंगी। कोई ट्रेन अगर सिग्नल तोड़कर बढ़ती है तो 5 किलोमीटर के दायरे की ट्रेनें फौरन रुक जाती हैं। यानी एक ट्रैक की बात हो रही है, अभी मैं कह रहा हूं। इससे पटरियों में हादसे की संभावना कम हो जाती है। कवच सिस्टम एक ही ट्रैक पर हादसों को रोक सकता है। इंपॉर्टेंट बात यह, यहां कितने ट्रैक शामिल थे? 3 ट्रैक, तीनों अलग अलग ट्रैक पर 3 ट्रेन थी, तो एक ट्रैक की बात नहीं ना, आमने सामने लड़ी हैं ट्रेनें। लेकिन बालासोर में ट्रेन के डिरेल होने की वजह से हादसा हुआ है। कवच सिस्टम होने से भी बालासोर का हादसा नहीं रुकता। बालासोर में आउटलाइन पर एक मालगाड़ी पहले से खड़ी थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस के कई डिब्बे पहले डिरेल हो गए। डिरेल होने के बाद ये डिब्बे मालगाड़ी से टकरा गए। इसी वक्त हावड़ा एक्सप्रेस तीसरे ट्रैक पर थी, वो वहां से गुजर रही थी, पटरी पर पड़े कोरोमंडल एक्सप्रेस के कुछ डिब्बों से टकरा गए। मतलब अगर कवच सिस्टम होता तब भी यह हादसा नहीं टलता। रेल मंत्री ने भी कहा था कि कवच से इस हादसे का कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद कवच को लेकर सवाल उठाने वाले भी अब बगले झांक रहे हैं। अब सवाल यह है बुनियादी, आपको बताऊं कि कवच सिस्टम होने के बावजूद यह हादसा नहीं रुकता, यह बात साफ है। लेकिन अब बहुत से लोग अपनों को तलाश रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग यह बात कर रहे हैं कि इन 3 ट्रेन में 3 ड्राइवर थे, उन ड्राइवर्स का क्या हुआ? कहां है वो तीनों ड्राइवर? क्या वो तीनों ड्राइवर जिंदा हैं या फिर 275 लोगों की जिनकी मौत हुई उसमें उनकी भी गिनती है? आइए आपको मैं तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। तीनों ड्राइवर जिंदा हैं। जी हां, आप भी जानकर सुनकर चौंक जाएंगे। तीनों ट्रेन के ड्राइवर जिंदा हैं। ये उसमें से एक ट्रेन के ड्राइवर हैं। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये इनकी तस्वीर है। घायल होने के बाद अस्पताल में भर्ती हैं। तीनों ट्रेन के ड्राइवर अभी जिंदा है। कोरोमंडल का इंजन जिसमें ड्राइवर थे वो तो आपको याद होगा मालगाड़ी के ऊपर जाकर खड़ा हो गया था। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि तीनों आखिर कहां हैं, कैसे तीनों बाल बाल बचे हैं। देखिए जरा, एक कोरोमंडल का ड्राइवर, एक मालगाड़ी का ड्राइवर और एक दुरंतो का। ओडिशा में 3 ट्रेन की टक्कर के बाद यह सवाल उठे, तीनों ड्राइवर, ट्रेन के ड्राइवर, लोको पायलट, गार्ड आखिर कहां है? रेल अधिकारियों ने इसको लेकर जवाब दिया। मालगाड़ी के ड्राइवर और गार्ड बाल बाल बच गए। हादसे में दोनों को मामूली चोटें आई हैं। दोनों से घटना को लेकर जानकारी ली जा रही है। कोरोमंडल एक्सप्रेस के लोको पायलट घायल हुए हैं। इसके बाद सहायक के साथ साथ गार्ड भी घायल है। तीनों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस के लोको पायलट भी घायल हुए हैं। सहायक लोको पायलट के साथ साथ गार्ड भी घायल है। इन तीनों का भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। अभी बहुत से वो लोग हैं जो अपनों को तलाश रहे हैं, क्योंकि किसी के रहने वाले उड़ीसा के हैं, किसी के रहने वाले बंगाल से हैं, किसी के रहने वाले चेन्नई से हैं। अब वो पहुंच रहे हैं उड़ीसा, रेलवे ट्रैक शुरू हो गया है, अपनों को तलाश रहे हैं। सुनिए जरा। उस रोज रात में बात हुई थी कि ट्रेन में गिर गया। हो सकता है हम कुछ मदद कर सकें आपकी, इसलिए हम दिखाना चाहते हैं। जी जी, वो आखिरी बार में तो हुआ था जब वो ट्रेन पर चढ़े थे। इसके बाद बात नहीं हो पा रहा। चेन्नई से कहाँ जा रहे थे? चेन्नई जा रहे थे काम पे। चेन्नई काम से जा रहे थे और कहाँ से बैठे थे? हाँ, कलकत्ता से हावड़ा। यहाँ पे डॉक्टर से या वार्ड में आपने चेक करवाया, कुछ पता करवाया? यहाँ से नहीं, भुवनेश्वर से कॉल आया था। इसका मोबाइल सर लोग मिला है, सर वहाँ से एसआई कॉल किए थे। मैम तो बोला कि आपका डेड बॉडी यहाँ पर है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बहुत से लोगों को मदद की जरूरत है, तो उद्योगपति गौतम अडानी सामने आए। अडानी लोगों की मदद करने के लिए तैयार हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। गौतम अडानी ने ट्वीट किया है, ये उनका ट्वीट है। उन्होंने लिखा, उड़ीसा की रेल दुर्घटना से हम सभी बेहद व्यथित हैं। हमने फैसला लिया है कि जिन मासूमों ने इस हादसे में अपने अभिभावकों को खो दिया है, उनकी स्कूल की सारी पढ़ाई, सारी शिक्षा की जिम्मेदारी अडानी समूह उठाएगा।
पीड़ितों एवं उनके परिजनों को संबल और बच्चों को बेहतर कल मिले, यह हम सभी की संयुक्त जिम्मेदारी है। देखिए जरा, तो इससे बहुत एक बड़ी आबादी को राहत मिलेगी, जिन्होंने अपनों को खो दिया है, जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया है, जिन बच्चों ने मदद को अडानी ग्रुप आ गया है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन हैं गौतम अडानी। ट्रेन हादसे के बाद अडानी ने खुद ट्वीट किया, उड़ीसा की रेल दुर्घटना से हम सभी परेशान हैं। हमने फैसला किया है कि जिन मासूमों ने इस हादसे में अपने माँ बाप को खो दिया है, उनकी स्कूल की शिक्षा की जिम्मेदारी अडानी ग्रुप उठाएगा और पीड़ितों एवं उनके परिजनों को संबल और बच्चों को बेहतर कल मिले, ये हम सब की जिम्मेदारी है। दुनिया के मशहूर बिजनेसमैनों में से एक हैं अडानी, और कभी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर थे गौतम अडानी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद बेशक नुकसान हुआ हो, लेकिन अमीरों की लिस्ट में अभी वो 19वें नंबर पर हैं। अडानी की कुल संपत्ति 62 अरब डॉलर से ज्यादा की है और एशिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स हैं गौतम अडानी। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जो वहां स्थानीय लोग हैं। सिर्फ गौतम अडानी जिस तरह से मदद कर रहे हैं, वहां स्थानीय लोगों ने भी बहुत मदद की है, उन्हें भी सुनिए जरा। जो पेशेंट है अभी, उसको कुछ खाना पीना और क्लॉथ और मेडिसिन वगैरह सब देना चाहता हूँ। पहले हम कलेक्टर के पास गए थे, सार को मीट किया था, उसके बाद वो मेडिकल में भेजे हैं। अभी हम CDMO को मीट करने के बाद मेडिसिन और खाना क्लॉथ सब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आज पर्यंत समस्त पेशेंट का परिसेवा देवा और कुछ पेशेंट का यहाँ से कलकत्ता ट्रांसफ़र करना है, उसके लिए एम्बुलेंस ठीक करने के लिए मेरा इनखान का जो लीडर सब है ना है। मैं यहाँ पे आया था, सर हैं, वो सर ने बोला कि यहाँ पे CDMO ऑफिस है, वहाँ पे जाना होगा। वो सर ही बाकी का प्रोसीजर बताएंगे कि आप कैसे डोनेट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, तो वहाँ पे जाने के बाद ही पता चलेगा अब क्या करना है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। खबर यह है ब्रजभूषण की गिरफ्तारी हो, इसके लिए पहलवान धरने पर बैठे थे और खबर यह है कि पहलवानों की खुद की घर वापसी हो गई है, यानी पहलवानों ने नौकरी ज्वाइन कर ली है। ब्रजभूषण कह रहे थे मैं तो फांसी चढ़ जाऊंगा। आज ये खबर ये आई, अगली तस्वीर दिखाइए। खबर ये आई कि रेसलर जो धरने पर थे, ये सब ऑफिस जाना शुरू कर चुके हैं, ऑफिस ज्वाइन कर लिया है, रेलवे में OSD हैं। और जो नाबालिग बच्ची ने, नाबालिग पहलवान ने ब्रजभूषण पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, वो नाबालिग अपने बयान से पलट गई है। सूत्रों से जानकारी मिली, ये रिपोर्ट देखिए जरा। एक भी प्रकरण मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। क्या खत्म हो गया पहलवानों का आंदोलन? जंतर मंतर से क्यों गायब हो गए आंदोलनकारी पहलवान? सूत्रों के हवाले से खबर है कि नाबालिग पहलवान अपने बयान से पलट गई। जिस नाबालिग ने ब्रजभूषण पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, सूत्र बताते हैं कि उस नाबालिग ने कोर्ट में अपना बयान वापस ले लिया है। और जो पहलवान जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे, वो पहलवान अब ड्यूटी ज्वाइन कर चुके हैं। तो सवाल ये, क्या अब धरना खत्म हो गया है? पहलवानों ने नौकरी ज्वाइन कर ली तो फिर आंदोलन कैसा? दरअसल नाबालिग के बयान ने आंदोलन का सारा खेल बिगाड़ दिया। शायद यही वजह थी कि ब्रजभूषण सिंह ताई ठोक कर कह रहे थे, गुनाहगार हुआ तो फांसी पर चढ़ जाऊंगा। एक भी प्रकरण मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि जिस नाबालिग ने आरोप लगाया था कि ब्रजभूषण ने यौन शोषण किया, और वो संगीन आरोप ब्रजभूषण पर लगाया था कि ब्रजभूषण ने किस तरह से उसके साथ यौन शोषण किया है, सूत्र बता रहे हैं वो अपने बयानों से पलट गई। क्यों पलटी, कैसे पता चला वो बयानों से पलटी और क्यों दावा किया जा रहा है? दरअसल ब्रजभूषण के खिलाफ 2 FIR दर्ज है और पहली FIR बालिग पहलवानों ने कराई थी, दूसरी नाबालिग पहलवान की FIR थी। नाबालिग का मामला पॉक्सो एक्ट में दर्ज है और जिसे नाबालिग पहलवान के पिता ने दर्ज कराया था। नाबालिग पहलवान का पहले 164 के तहत बयान दर्ज हुआ था। 27 जून को अगली तारीख थी, लेकिन आज अचानक फिर बयान हुआ। दोबारा बयान हमेशा तब होता है
जब बयान में बदलाव हो। खबर है कि नाबालिग पहलवान अपने बयान से पीछे हट गई, ब्रजभूषण पर लगाए आरोपों से पीछे हट गई। उसने ब्रजभूषण पटियाला हाउस कोर्ट में उसने बयान दर्ज कराए हैं और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पुख्ता सबूत नहीं थे। 1 महीने की जांच के बाद भी सबूत नहीं मिले। लेकिन पहले आरोप क्या लगाए गए थे ब्रजभूषण पर, जो गंभीर आरोप है। पहला आरोप यह था कि फोटो खिंचवाने के बहाने ब्रजभूषण ने कसकर पकड़ लिया, कंधे पर दबाव बढ़ाया, जबरन सीने पर हाथ रखा, कहा संपर्क में रहो तो आगे तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। दूसरा आरोप उन पर लगा था कि रेस्टोरेंट में ब्रजभूषण ने डिनर टेबल पर बुलाया, बिना मर्जी के कंधे और घुटने को छुआ, जबरन सीने और पेट पर हाथ रखा। कुश्ती संघ के दफ्तर में भी गलत तरीके से छुआ गया। तीसरा आरोप था उन पर, सांस चेक करने के बहाने टी-शर्ट उतरवाई, फेडरेशन दफ्तर में अकेले बुलाया और दफ्तर में ही जबरदस्ती की कोशिश की। चौथा आरोप था ब्रजभूषण पर, एक चैंपियनशिप में मुझे चोट लग गई, पहलवान ने कहा। उन्होंने कहा कि कुश्ती संघ का इलाज का खर्चा उठाएगी, लेकिन इसके लिए शारीरिक संबंध बनाने होंगे। पांचवा आरोप था टीम फोटोग्राफ में आपत्तिजनक हरकत की, मैंने हटने की कोशिश की तो कंधे से पकड़ लिया, कहा ज्यादा स्मार्ट बन रही हो, आगे नहीं खेलना है क्या। छठा आरोप था मेडल जीतने के बाद अपने कमरे में बुलाया और बेड पर लेटने को कहा, जबरन गले लगाया। ये आरोप थे। अब नाबालिग पहलवान अपने आरोपों से पीछे हट गई। सोर्सेस से यह जानकारी मिल रही है। यह मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर नाबालिग अपने आरोपों से पीछे हट गई तो ब्रजभूषण पर जो पॉक्सो लगा है, जो नाबालिग से यौन शोषण में ही लगता है, वो पॉक्सो भी हट जाएगा। अब देखिए जरा, पॉक्सो हट सकता है क्या। ब्रजभूषण के खिलाफ कई धाराएं वैसे तो लगी हैं, ये सारी धाराएं बेहद गंभीर किस्म की हैं, जिनमें धारा 354 लज्जा भंग करने के इरादे से हमला, धारा 354A यौन उत्पीड़न और धारा 354D पीछा करना, धारा 34 समान इरादे से सामूहिक अपराध करना, और इन धाराओं में 1 से 3 साल तक की सजा है। लेकिन पॉक्सो एक्ट की धाराएं और गंभीर हैं, जो नाबालिग के मामले में दर्ज किया जाता है। नाबालिग अगर अपने बयान से पीछे हट गई है तो पॉक्सो की धारा एक्ट धारा 10 के तहत जो केस दर्ज हुआ था वो वापस हो सकता है। इसमें 5 से 7 साल तक की जेल की संभावना है। ऐसे में जब सबूत नहीं है तो धाराएं हटाई जा सकती हैं। कथित नाबालिग के चाचा ने भी एक एफआईआर पर सवाल उठाए थे। चाचा ने कहा था कि उनकी भतीजी नाबालिग ही नहीं है, नौकरी के लालच में भतीजी से झूठे आरोप लगवाए गए। यह आरोप था। अब जरा सुनिए उस नाबालिग के चाचा को सुनिए। क्यों ये वुमेन कार्ड का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों ये पास्को एक्ट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बार बार कहते हैं पास्को एक्ट, पास्को एक्ट। कोई पास्को एक्ट नहीं है। वो मेरी बेटी है, मैं उसका चाचा हूँ। वो लड़की 20 साल की है। क्या ये पास्को एक्ट का गलत यूज नहीं है। कुछ पंजाब के खिलाड़ी मिलके, कुछ पंजाब के खिलाड़ियों ने मिलके, साक्षी मलिक ने मिलके, विनेश फोगाट ने मिलके मेरे भाई को गुमराह किया। ठीक है, फरवरी में धरने पर बैठते हैं, वहाँ जनवरी में या फरवरी में जैसे ही बैठते हैं, ये 4-5 महीने की बात है। तो ये वहां पर बैठे, उस टाइम आप सभी को पता होगा कोई भी पास्को एक्ट या विक्टिम कार्ड नहीं था। आइए, अब सवाल एक दूसरा है, क्या खत्म हो गया है धरना। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि तस्वीर देखिए, इससे पहले जो खिलाड़ी अपने मेडल पानी में बहा रहे थे, जो खिलाड़ी धरना कर रहे थे, ये खिलाड़ी आज कहां है। ये खिलाड़ी आज ऑफिस ज्वाइन कर चुके हैं, अपने दफ्तर जाना शुरू हो गए। अगली तस्वीर दिखाई, बाकायदा राकेश टिकैत हाथ रख के पंचायत करके, इसके पीछे बहुत बड़ी पॉलिटिक्स भी थी, वो भी मैं सुनाऊंगा आगे आपको। क्या ये धरना खत्म हो गया। अगली तस्वीर दिखाई जरा, क्योंकि आज इन सभी पहलवानों ने, जो इनको सरकारी नौकरी मिली है, वो ज्वाइन कर ली है वापस। आइए, इसलिए कहा जा रहा है क्या ये आंदोलन खत्म हो गया। क्या इस आंदोलन के बहाने जो राजनीतिक लोग इसकी आड़ में कुछ और खेल करने की तैयारी में थे, उन सब की दुकान बंद हो गई, क्योंकि बहुत से राजनेता इस आंदोलन को भी हाथों हाथ ले रहे थे, मंच पर बैठ रहे थे, इस उम्मीद के साथ कि अब 24 में शायद इनका सहारा रहेगा। तो आप देख रहे हैं पहलवानों ने ऑफिस ज्वाइन कर लिए हैं। पहलवान अब धरने पर नहीं बैठे, और पहले जीने मरने की कस्में खाई जा रही थी, ईंट से ईंट बजा देने का ऐलान हो रहा था। 3 पहलवान आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे।
इसमें साक्षी, विनेश और बजरंग पुनिया शामिल थे। तीनों ने अपनी ड्यूटी आज से ज्वाइन कर ली है। तीनों पहलवान रेलवे में काम पर लौट गए हैं। तीनों पहलवान रेलवे में ओएसडी के पद पर तैनात हैं। रेलवे के पीआर डायरेक्टर ने इस खबर की पुष्टि की है और साक्षी मलिक ने भी ड्यूटी पर लौटने की बात कही है। इस खबर के बाद आंदोलन को खत्म मान लिया गया था। मीडिया में आंदोलन खत्म करने की खबरें छप रही थी, लेकिन पहलवानों को लगा कि कुछ गड़बड़ हो गया है। बेशक उन पर पंचायतों का दबाव भी होगा जो इनके साथ खड़ी थी आकर, तो अचानक पहलवानों ने फिर अब पलटी मारी है। क्या कहा ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अचानक पहलवानों का मन कैसे बदल गया, अचानक क्या हुआ ऐसा कि पहलवान दूसरी बात करने लगे, उसके पीछे की वजह मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। वजह है उससे पहले जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सत्यव्रत। ये देखिए, ये खबर सरासर झूठ है। उन्होंने ट्वीट करके भी पूरे देश को इसकी जानकारी दे दी है। लगातार 2-3 दिन से जो मीडिया में माहौल बनाया जा रहा है वो हमारे समर्थकों को तोड़ने का जो माहौल है, कृपया मैं उन सभी खबरों का खंडन करता हूं। ना तो हमारा कोई समझौता हुआ है किसी भी प्रकार से, और ना ही हम पीछे हटे हैं और आगे भी ना हम हटने वाले। हम जैसे ही इस आंदोलन को वापस धरातल पे लेके आएंगे, वैसे ही जो है हम प्रोटेस्ट वापस शुरू करेंगे। बीच में कोई छोटा मोटा काम होगा वो उस बारे में उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दे दी है कि आखिर अब मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे संभव हुआ। ये संभव होने के पीछे वजह क्या थी। एक बैठक हुई, पहलवानों ने जो अपना ऑफिस ज्वाइन किया उसके पीछे वजह एक बैठक। ये ग्राफिक्स आप देख रहे हैं। दरअसल 2 दिन पहले एक बड़ा वाकया हुआ ये कि आंदोलनकारी पहलवान गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंच गए। शाह ने बुलाया या खुद मिले ये किसी को नहीं पता, लेकिन मुलाकात हुई। ये बात पहलवानों ने भी मानी है। दिल्ली में शाह से यह मुलाकात रात के 11 बजे हुई। इसमें साक्षी मलिक, विनेश फोगाट शामिल थी। इसके साथ पहलवान बजरंग पुनिया भी थे। इनके साथ पहलवानों की यह मुलाकात 2 घंटे तक चली गृह मंत्री से, जिसमें पहलवानों ने सुरक्षा की मांग की, ब्रजभूषण के खिलाफ एक्शन हो यह कहा, उन्हें जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई। शाह ने उनकी बातें धैर्यपूर्वक इत्मीनान से सुनी, फिर कहा जांच तक इंतजार करें, एक्शन जरूर होगा। दिल्ली पुलिस की जांच पर भरोसा रखें, जांच में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। पूछा क्या पुलिस को समय नहीं देना चाहिए, जोश के बजाय समझदारी से काम लें और खिलाड़ी अपना आंदोलन वापस लें। ये गृह मंत्री ने कहा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके बाद खिलाड़ी वापस काम पर लौट गए। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि दरअसल इसके पीछे एक सियासत हो रही थी। देख रहे हैं प्रियंका वाड्रा पहुंच गई, पहलवानों के साथ जाकर खड़ी थी। प्रियंका वाड्रा अकेले नहीं, इसके अलावा कुछ और नेता पहुंच गए। ये आप देख रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा पहुंच गए और इस तरह के बहुत से सियासतदान जो जाकर पहलवानों के साथ उनके मंच पर बैठे। सत्यपाल मलिक खुद पहुंच गए। आइए मैं आपको बताता हूं क्या आंदोलन खत्म हो गया है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे वजह यह है कि पहलवान ड्यूटी पर आ गए। नाबालिग सूत्र बता रहे हैं अपना बयान से पलट गई, तो आंदोलन अब बीच मझधार में चला गया और आंदोलन चलेगा या खत्म होगा इस पर सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि पहलवान जंतर मंतर से जा चुके हैं। इससे पहले खबर आई थी इंडिया गेट पर आमरण अनशन करेंगे, वो भी नहीं हो रहा। अब वहां कोई पहलवान धरने पर नहीं बैठा, जबकि पिछले 140 दिनों से यह प्रदर्शन चल रहा था। इस दौरान खाप पंचायत के लोग भी वहां पहुंचे। किसान नेताओं ने भी खूब सियासत चमकाई। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सभी सभाएं की गई अलग अलग, जिसमें सरकार के खिलाफ जहर उगला गया और सियासी दलों ने भी मौके का पूरा फायदा उठाया। कांग्रेस नेता पहलवानों का साथ देने धरना स्थल पर पहुंचे। राहुल गांधी ने अमेरिका से भी इस मुद्दे को उठाया। केजरीवाल की पार्टी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। पहलवानों के बहाने मोदी सरकार पर जमकर हमले किए। लेफ्ट, जेडीयू, आरजेडी, सपा सब ने खूब बयानबाजी की। जैसे जैसे समय बीता आंदोलन सियासी रंग लेने लगा, क्योंकि जिनके खिलाफ आंदोलन था वो बीजेपी के सांसद हैं। ऐसे में आंदोलन को फायदा कम, नुकसान ज्यादा हुआ। सुनिए जरा, अब आपको सुनवाने जा रहा हूं क्या कह रहे थे ये खिलाड़ी। पहले सभी को इकट्ठा करके हम पंचायत रखना चाहते हैं, अलग अलग बात में हम नहीं बदलना चाहते। और ये किसी जाति विशेष की लड़ाई नहीं है, ये हमारी इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई है।
और जब तक हम इसमें बचते रहेंगे तो हम नहीं जीत पाएंगे। 3 से 4 दिन में हम लोग डिसाइड करके आप लोगों को बता देंगे कि वहाँ पे पदयात्रा की जाएगी और वहाँ पे सभी इकट्ठा होकर हम वहाँ से जो निर्णय लेंगे वो हमारी बहन बेटियों की इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई के लिए वो मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस बार के चुनाव में पुलवामा याद दिला के इनको हम अपने शहीदों की आग में भस्म कर देंगे। इन्होंने जिस तरह हमारे बच्चों के साथ मेरे समान थे 5 जहाज में गवर्नर था 15 मिनट में दिला देता, लेकिन उन्होंने होम मिनिस्ट्री से मांगे और होम मिनिस्ट्री में उनको जहाज नहीं दिए। तो पहलवानों ने इसके बाद ट्वीट किया कि सत्याग्रह जारी रहेगा, लेकिन आप देख रहे थे उस मंच पर मोदी को 24 में हराने की बात हो रही, उस मंच से मोदी को राजस्थान में हराने की बात हो रही। तो ये मंच जो था ये सियासी मंच हो गया था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, जेल में कटेगी डॉन की जिंदगी। मुख्तार को आज फिर सजा हुई, एक और उम्र कैद की सजा। 9 महीने में 5वीं सजा हुई है मुख्तार अंसारी को। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, यह अवधेश राय, इनकी हत्या के आरोप में मुख्तार को सजा हुई है। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताएंगे पूरा मामला। जो लोग पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दता बताते थे, उनके सामने स्वयं के जान के लाले पड़ रहे हैं। कैसे माफिया पहले जनता को तबाह करते थे और आज उनकी सब सिट्टी पिट्टी गुम है। डॉन मुख्तार का हो गया गेम ओवर। जेल में कटेगी मुख्तार की अब पूरी जिंदगी। योगीराज में मुख्तार का गिन गिन कर हिसाब। यूपी में खौफ की इबारत लिखने वाले डॉन मुख्तार योगी की जेल में बेचैन। एक और मामले में मुख्तार को सजा का ऐलान हो गया। 9 महीने में 4 बार सजा के बाद अब मुख्तार को उम्र कैद की सजा का ऐलान हुआ है। अब मुख्तार की आगे की जिंदगी जेल की सलाखों में ही कटेगी। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं आज कोर्ट में क्या हुआ। मुख्तार को क्या कहते हुए कोर्ट ने ताउम्र जेल में रहने की सजा सुनाई। अवधेश राय की हत्या में फैसला आया और एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार को उम्र कैद की सजा दी है। 32 साल बाद मुख्तार अंसारी पर यह फैसला आया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार कोर्ट में जुड़े थे। पेशी के दौरान मुख्तार के चेहरे पर तनाव साफ नजर आ रहा था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्तार बेचैन नजर आ रहे थे। उम्र कैद की सजा सुनते ही टेंशन और बढ़ गई, सिर पकड़ लिया। कोर्ट ने उम्र कैद की सजा के साथ ही जुर्माना भी लगाया है। 1 लाख जुर्माना भी कोर्ट ने मुख्तार पर लगाया है। अगर जुर्माना नहीं भरा तो 6 महीने की और सजा काटनी होगी। इसके अलावा 20,000 का एक और जुर्माना लगाया गया है, जिसे न चुकाने पर 3 महीने मुख्तार को जेल में रहना होगा। कोर्ट में मुख्तार के वकील, अभियोजन वकील मौजूद रहे और सजा के बाद मुख्तार के वकील ने कहा कि वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उम्र कैद की सजा के इस फैसले में कई कमियां हैं। अभियोजन के वकील ने कहा, फैसलों से हम संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन मुख्तार को फांसी की सजा की उम्मीद थी। अगर हाईकोर्ट गए तो वहां इसी दमखम से लड़ेंगे। आइए आपको सुनवाता हूं सरकारी वकील क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले में, सुनिए जरा। आज मुख्तार अंसारी के मुकदमे में मात्र सजा हुए, ट्रायल उनका ही विचाराधीन था। कितने का लगाया? 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कहा जा रहा 20,000 का और भी जुर्माना। 20,000 रुपए का जुर्माना उनको 148 के सेक्शन में लगाया गया है। जो आजीवन कारावास है क्या वो बाकी जो सजा है उसमें कम किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। जो आजीवन कारावास की सजा है उसका मतलब ये होता है टिल डेथ वो अंडर कस्टडी रहेंगे। जो सजा उन्होंने काटी है उसका वो माइनस किया जाएगा। वो समायोजित होगा नहीं होगा ये हाईकोर्ट तय करेगा। तो अवधेश राय की तस्वीर मैंने शुरू में आपको दिखाई। अवधेश राय आपको बताऊं कौन है। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़े तो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे अजय राय वाराणसी से। तो अजय राय के भाई थे अवधेश राय। अब आपको बताता हूं आखिर कि हुआ क्या था। दरअसल अवधेश राय और अजय राय एक साथ खड़े थे। तस्वीर आप देख रहे हैं, अवधेश राय और अजय राय। 3 अगस्त 1991 को अवधेश राय की हत्या हुई। 1991 अवधेश कांग्रेस के पूर्व एमएलए अजय राय के भाई थे। सुबह के वक्त अवधेश भाई के साथ घर के बाहर खड़े थे
और अवधेश राय और अजय राय आपस में बात कर रहे थे। इसी दौरान उनके सामने एक वैन आकर रुकती है। इस वैन में हथियारों के साथ बदमाश मौजूद थे। वैन से आए बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। अवधेश को निशाना बनाया, गोलियों से छलनी कर दिया। अजय राय कुछ कर पाते तब तक अवधेश ने दम तोड़ दिया। अवधेश को अस्पताल ले गए, डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अवधेश के शरीर से 4 गोलियां मिली। अजय राय ने ही मुख्तार अंसारी पर केस दर्ज कराया था। मुख्तार समेत 5 लोगों को मुख्य आरोपी बनाया गया। इस मामले में मुख्तार को उम्र कैद, बाकी पर केस चल रहा है। मुख्तार पर MP MLA कोर्ट में केस चल रहा था, इसलिए अलग चला। 2 आरोपियों कमलेश और अब्दुल कलाम की मौत हो चुकी है इस मामले में। इस हत्याकांड की वजह यह था वर्चस्व की जंग। वर्चस्व किस चीज का? वाराणसी में ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच दुश्मनी थी। अवधेश राय का परिवार ब्रजेश सिंह के करीबी था। इसी के चलते हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। आज अवधेश राय की हत्या में इंसाफ हुआ है। तो अवधेश राय के जो भाई हैं अजय राय, वो क्या कुछ कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। 32 साल की लड़ाई जो मैंने अपने सभी साथियों, परिवार और अपने वकील, हमारे जो लोग, सभी लोगों ने मिलकर जो ये लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई में आज बाबा विश्वनाथ की कृपा से हम लोगों को विजय मिली है और ऐसे दुर्दांत अपराधी को माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। खतरा, बहुत खतरा पहले से भी है, लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। मैं लगातार ये मांग कर रहा हूँ कि ये सुरक्षा बढ़ाई जाए और सुरक्षा नहीं बढ़ाई जा रही है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है जो बिहार से आई है। भ्रष्टाचार की बहार और नीतीश कुमार। ये पुल गिर गया इतना बड़ा, इस्तीफा मांगा गया अब नीतीश कुमार का, कोई जवाब नहीं दे रहा है इस पुल के गिरने पर। ये देख रहे हैं, ये बड़ा भारी पुल गिरा। इसके बाद अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं। उसके बाद लोग पहुंचे, कैसे निकले लोग जो वहां मौजूद थे, ये आप देख रहे हैं। निर्माणाधीन पुल था ये, लोग अपनी जान बचाकर जैसे तैसे भागे। ये हादसा और बड़ा हो सकता था। अगली तस्वीर दिखाई जरा। उसके बाद मौके पर टीम पहुंची लोगों को बचाने के लिए। अगली तस्वीर दिखाइए। कुछ परिवार वालों को आप देख रहे हैं जिनका रो रो कर बुरा हाल है। ये बिहार से तस्वीरें आई हैं। अब वो विरोधी खामोश हैं जो कुछ वक्त पहले तक रेल मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे। रिपोर्ट देखिए जरा। ठीक नहीं बना रहा, तभी रेट गिर जा रहा है भाई। धन्य हो बिहार सरकार, धन्य है आपका भ्रष्टाचार। पहले से ही हम लोगों को शंका थी, इसमें डिजाइन में फॉल्ट है। ओडिशा रेल हादसे पर पीएम मोदी और रेल मंत्री का इस्तीफा मांगने वाले भागलपुर में पुल गिरने की घटना के बाद बगले झांकने लगे। पुल गिरने की घटना पर सीएम नीतीश कुमार की दलील भी आपको हजम नहीं होगी। बना रहा है, इतना देर क्यों कर रहा है, मुझको बड़ा तकलीफ हुआ, इसलिए हमने कह दिया कि उसको तत्काल देखिए। और ठीक नहीं बना रहा, तभी रेट गिर जा रहा है भाई। बीजेपी सवाल कर रही है कि सरकार जानती थी तो फिर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। शासन बाबू को हो क्या गया है? अगर एक पुल 2 बार गिरे तो आपका सुशासन नहीं है, कुशासन कहते हैं इसको। से नीचे तक भ्रष्टाचार का मामला है। जब आपके विधानसभा में 3 नंबर का ईंटा का यूज होता है तो आप कल्पना कीजिए कि भागलपुर में है जो पुल की क्वालिटी में जो सीमेंट, छड़, बालू का यूज होगा, उसका क्वालिटी क्या होगा। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, इसमें सीधा सीधी जो भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। भागलपुर पुल टूट के गिर गया तो बढ़िया ढंग से नहीं बनाया तभी ना गिरा, तो सरकार को तो लोग कोसबे करेगा। सरकार इसमें लिप्त होकर के पूरा पैसा अपना झोली में रख रही है, और क्या कहना है इसमें। पब्लिक का सारा पैसा लूट करके अपने ले रही है। सारा पैसा जो है तो गवर्नमेंट जो है, बिहार सरकार तो खा करके बैठ जा रही है। ठेकेदार तक कमीशन लेगा, घूस लेगा, तो कहाँ से ठेकेदार पुल बनाएगा। इन लोगों को खुद वैसा काम करने से बचना चाहिए और इस्तीफा खुद दे देना चाहिए कि। तो बिहार के लोगों को संभवतः बिहार के सीएम और डिप्टी सीएम दोनों ने सुन लिया। अब देखिए जरा, बीजेपी हमलावर है। जेडीयू क्या कह रही है? जेडीयू का कहना है पुल ठीक से नहीं बन रहा था इसलिए गिर गया। बीजेपी कह रही जब निर्माण पर सवाल था तो काम क्यों हो रहा था फिर। जेडीयू का कहना है ये पुल पहले भी एक बार गिर चुका है।
बीजेपी ने कहा एक्शन क्यों नहीं लिया, सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जेडीयू कह रही है पुल के डिजाइन को लेकर पहले से आशंका थी। बीजेपी पूछ रही है डिजाइन पर सवाल था तो कंपनी काम कैसे कर रही थी। जेडीयू का कहना है पूरे पुल को तोड़कर फिर से बनाएंगे। बीजेपी का कहना है पुल नहीं, बिहार सरकार की साख ध्वस्त हो गई है। जेडीयू का कहना है दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी पूछ रही है बिहार नीतीश तेजस्वी का इस्तीफा मांग रहा है। आइए, तो आपने सुन लिया। अब बीजेपी सीधे नीतीश कुमार से पूछ रही है कि आप और तेजस्वी कब इस्तीफा देंगे। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।